Dear students of English grammar, we welcome you in our lecture 5 Hindi version lecture, in which we have a topic voice, and this lecture will be based on structure and subject and identification of object. Students, इस हिंदी वर्जन लेक्चर में हम आपको वॉइस से रिलेटेड उन फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप ये पहचान सकते हैं कि दिया गया स्ट्रक्चर, दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। यूँ तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में इस वॉइस के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार स्टडी कर चुके हैं। दोबारा अपने इस एडवांस लेक्चर में हम फिर एक बार आपको वॉइस रिवाइज करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि ये जो सीरीज़ वॉइस बेस्ड सीरीज़ है ये आगे वॉइस पूरा होने तक सीरीज़ जारी रहेगी। आज की इस सीरीज़ में हम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि जो वॉइस होती है वो 2 टाइप्स की होती है। पहला टाइप है एक्टिव वॉइस और दूसरा टाइप है पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले जैसे कि आइडेंटिफिकेशन की बात है तो आप ये मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस वह स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का जिसके अंदर आप सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जिसके अंदर डूअर होता है या जो सेंटेंस सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। हिंदी के अनुसार आप कह सकते हैं जिसमें कर्ता या काम करने वाले को प्रधानता दी जाती है। और पैसिव वॉइस वह वॉइस होती है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को कर्म को प्रधान मानते हैं। इट मीन्स दिस सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है हमें कैसे पता चले, इसको हम इसी लेक्चर में अभी जानने वाले हैं। आइए देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंटेंस है पिंकी राइट्स एन एसे। तो अब इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि पिंकी पहला वर्ड है, राइट्स एन ऐसे, राइट्स बीच में वर्ब है, फिर एक एन ऐसे है। तो पिंकी सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और एन ऐसे ऑब्जेक्ट है। अब ये कैसे पहचाने कि सब्जेक्ट कहाँ होता है और कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कहाँ होता है और इसे कैसे पहचानते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी सब्जेक्ट को पहचानने के लिए पहली बात तो यह है कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति या कोई भी थिंग या कोई मशीन होती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं और जिसको किया जाता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर वर्ब से पहले जब काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, थोड़ी देर के लिए हम एक सेंटेंस ऐसा लेते हैं जिसमें हम व्यक्ति की ही बात करेंगे। हालांकि व्यक्ति से अलग कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी सब्जेक्ट का काम कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम अभी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो लिखने वाला व्यक्ति पिंकी यहाँ पर उपस्थित है। तो लिखने का काम कौन कर रहा है? पिंकी। और पिंकी किसको लिख रही है? एक ऐसे को। तो यहाँ पर आपको पता है कि लिखने वाला यहाँ उपस्थित है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। अब यहाँ पर वर्ब है रिटिन और रिटिन से पहले ऐसे नाम का वर्ड लिखा गया जो कि एक्टिव वॉइस में पीछे लिखा हुआ था। तो इस ऐसे के बिगिनिंग में लिखने से यहाँ पर आप अर्थ देखिए कि क्या ऐसे लिखने का काम कर रहा है? ऐसे लिखने का काम नहीं कर सकता, लिखने का काम कोई और करेगा और काम करने वाले को डूअर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ऐसे है वो डूअर नहीं है, ऐसे लिखने का काम नहीं कर रहा बल्कि ऐसे को कोई और लिख रहा है। जब काम करने वाला सेंटेंस के लास्ट की तरफ जाता है, वर्ब के बाद की तरफ जाता है, तो इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि ये पिंकी सब्जेक्ट कैसे है और ऐसे एक ऑब्जेक्ट कैसे है। आइए यहाँ पर समझते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिया है, आई टीच हिम डेली। अब इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा पार्ट आई टीच हिम डेली। ये सेंटेंस 4 वर्ड्स बेस्ड है। इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड ये आई या हिम, कौन सा सब्जेक्ट है या कौन सा ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, जब हम एक प्रश्न करते हैं कौन या किसने, तो कौन या किसने का जो आंसर निकल कर आता है वो सब्जेक्ट होता है।
इस सेंटेंस को आप यहाँ पर देखिए, आई टीच हिम डेली, आई टीच हिम डेली। जब आप देखते हैं तो आपको कौन कौन टीच करता है, आई, तो हु का आंसर आ गया आई। तो आई क्या है आपका, आई सब्जेक्ट है। अब हमने यहाँ पर फिर पूछा कि किसको पढ़ाया जाता है, किसे या किसको, तो किसे या किसको का आंसर जो निकल कर आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हम किसे पढ़ाते हैं, हिम को, तो हमने देखा कि हिम ऑब्जेक्ट है। अब कुछ और भी पहचान है। जब हमारे जो सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स हैं वो नॉन लिविंग होते हैं तो हम उनको विच या व्हाट से भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो विच मीन्स कौन सा और व्हाट मीन्स किया। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को डिनोट करते हैं, दोनों को दर्शाते हैं। तो विच से सब्जेक्ट भी आता है निकलकर और ऑब्जेक्ट भी आता है, व्हाट से सब्जेक्ट भी आता है और ऑब्जेक्ट भी निकलकर आता है। ये आपको देखना होता है कि क्या ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, और आप इस तरह से देख पाते हैं जैसे कि हम कहें आपको क्या परेशान करता है, तो परेशान करने वाला कौन हुआ, तो फिर आपने वही सवाल किया कौन हुआ, तो कौन का आंसर आया किया। आपको परेशान क्या करता है, तो किया हुआ सब्जेक्ट। किसको परेशान करता है, किसको, आपको, तो आप हुए ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि व्हाट ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। हमने कहा आप क्या पढ़ते हैं, तो पढ़ने वाला कौन है, पढ़ने वाले हैं आप। तो यानी कौन पढ़ता है, आप, तो आप हुआ सब्जेक्ट। आप क्या पढ़ते हैं, तो किसको पढ़ते हैं, व्हाट को, क्या को, तो ये किया हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम कौन या किसने, किसे या किसको पूछकर मुख्यतः हम सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स पहचान लेते हैं। इस कौन या किसने में कोई हमारे पास कोई प्रॉपर नाउन, कोई नाउन, प्रोनाउन, यहाँ तक कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी जवाब में क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। जवाब में क्वेश्चन के रूप में मतलब हमने कहा आपको क्या सताता है, तो कौन सताता है, आंसर आएगा क्या, तो क्या आपका सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, आप क्या पढ़ते हैं, तो अब किसको पढ़ते हैं, क्या को, तो यहाँ व्हाट ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हमने सीखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे बदलते हैं। अब पैसिव वॉइस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से परिवर्तन हम करते हैं, ये हम तीसरे नंबर पर देखेंगे। तो पहले हमने जाना कि वॉइस क्या होती हैं, फिर हमने जाना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स को कैसे पहचानते हैं। अब देखते हैं कि सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में और क्या स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस बेस्ड, जिसके अंदर हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर डैश 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 बना हुआ है, डॉट डॉट बना हुआ है। यहाँ पर हमने मेन वर्ब के आगे ट्रांजिटिव लिखा हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो एक्टिव वॉइस में कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें केवल मेन वर्ब आती है। जैसे कि आप टेंसेस के नेम्स जानते हैं, जैसे कि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो वहाँ पर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में आती है, जबकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो केवल मेन वर्ब आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से शुरू होती हैं। अब हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब ट्रांजिटिव। अब सवाल यह है कि ये मेन वर्ब कौन सी होती हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है। तो ये मेन वर्ब ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट आ सकता है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट आ सकता है। मतलब जैसे कि मैंने खाया, तो क्या खाया, किसको खाया, आम को खाया, तो इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं मैं सोया, तो सोया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। वह हंसता है, हंसने का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं और इनके पैसिव वॉइस इस तरह के स्ट्रक्चर्स में नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में, जो कि बॉक्स के अंदर क्लोज किया गया है, कैसे होता है। स्टूडेंट जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसा कि आपको नाम से पता है कि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो ओरिएंटेड का मतलब है
कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से आपको बिगिनिंग करनी है और पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो मेन वर्ड के रूप में यूज होता है। तो जैसे कि आपने देखा सब्जेक्ट यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो पैसिव वॉइस बनाने में आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाना होता है और सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में आप लगा दीजिए। उससे पहले कोई सर्टेन प्रीपोजिशन आपको लगानी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट बिगिनिंग में आया और ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी एक्टिव वॉइस की, उसके अंदर आपको पैसिव वॉइस की कुछ वेरिएशंस लानी होती हैं, चेंजेस करने होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्ट यह है पैसिव वॉइस बनाने में आप सबसे पहले उठाकर लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? ये ऑब्जेक्ट आप यहाँ उठाकर लाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी जो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है इसमें लिटिल बिट चेंज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब को आप पैसिव वॉइस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं, जो कि आपको एक अलग चार्ट में अगले लेक्चर में बताया जाएगा। और मेन वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में करते हैं। उसके बाद जो सेंटेंस का बचा हुआ सारा पार्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट से आगे का पार्ट, वो सारा आप यहाँ उतार लेते हैं। उसके बाद आप कोई एक सर्टेन प्रीपोजिशन जो कि वर्ड के अकॉर्डिंग निर्धारित है वो आप लगाते हैं, रिक्वायर्ड प्रीपोजिशन। और उसके बाद जो सब्जेक्ट ये होता था, ये सब्जेक्ट जो होता था एक्टिव वॉइस का, इसको आप पीछे ले जाते हैं और इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। वास्तव में ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है और जो पैसिव वॉइस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है ये एक्टिव वॉइस का जो है ये ऑब्जेक्ट लिखा है, ये अपने आप में यहाँ पर सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है। मीन्स जो ऑब्जेक्ट आपका पैसिव वॉइस का है उठाकर बिगिनिंग में सब्जेक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, बट ये अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपने सीखा कि कैसे आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को बिगिनिंग में लाकर रखते हैं और पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को बिल्कुल पीछे ले जाते हैं बाय लगाकर। यह बाय वेरिएबल है, बाय किसी विशेष स्थिति में बदलता है, जो कि आप आगे आने वाले लेक्चर्स में लगातार सीखते जाएंगे। अब आइए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल करते हैं। स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर आते हैं। हमने देखा कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, शी डिड नॉट सिंग अ नाइस सॉन्ग। तो अब हमने सबसे पहले पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है। हमने पूछा किसने नहीं गाया अच्छा गाना? शी ने। हमने पूछा किसको नहीं गाया, तो आंसर आया अ नाइस सॉन्ग, एक अच्छे गीत को। तो ये सारा ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। स्टूडेंट्स अगर हम पूछें हु, तो हु मीन्स शी ने नहीं गाया। किसको नहीं गाया? अ नाइस सॉन्ग को। अब यहाँ पर एक नई बात यह जानने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स कई बार यह समझते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आने वाला पहला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। वर्ब के बाद आने वाला पहला वर्ड ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि रियलिटी यह है कि वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो आपने देखा ए नाउन या प्रोनाउन है? नहीं। नाइस नाउन या प्रोनाउन है? नहीं। सॉन्ग नाउन या प्रोनाउन है? यस, सॉन्ग नाउन है। तो नाउन से पहले आने वाले जितने भी रिलेटेड वर्ड्स हैं तो वह सारे उस ऑब्जेक्ट की काउंटिंग के अंदर आएंगे। अर्थात अगर हमें पहला नाउन या प्रोनाउन वर्ब से काफी आगे मिला और उससे पहले कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, तो वो वर्ड्स उस ऑब्जेक्ट के साथ जुड़कर चलेंगे। अर्थात आ नाइस सॉन्ग, यह पूरा फ्रेज जो नाउन फ्रेज है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो नाउन का काम कर रहा है, ये पूरा उठकर सब्जेक्ट की जगह जाएगा। इट मीन्स ये जो आपका नाइस सॉन्ग है ये बिगिनिंग में आ जाएगा शी की जगह पर। और ये जो चेंजेस हम कर रहे हैं अभी आप इसे बहुत ज़्यादा इसकी टेंशन ना लें, अगले लेक्चर में यही क्लियर किया जाएगा। तो डिड को हम वॉज में बदल कर और वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो हमें यहाँ पर विशेष तौर से सीखना है कि शी बाद में जाकर हर बन जाएगा। अब ये शी का हर कैसे बना, ये अभी हमें सीखना है। इससे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल और है। यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है आई टीच हिम डेली। तो आई सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हिम का ही यहाँ पर पहले आ गया है और ये जो आई था ये पीछे जाकर बाय मी बन गया है। तो बीच का जो हिस्सा है वो आपको बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर पैसिव वॉइस बन गया है ही इज टॉट डेली बाय मी।
ये बाय में वर्ब के बाद टॉट के बाद भी लिखा जा सकता था हमें, लेकिन ये बाद में लिखना ज़्यादा सूटेबल लगता है, इसलिए हमने इसको बाद में लिखा है। अब आइए कि वो कौन से ऐसे प्रोनाउंस हैं जो हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के को लेकर के इनके प्लेसेस को बदलते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, ये चार्ट आपने लर्न करना है। आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, दे, देयर, देयर्स, देम, इट, इट्स, इट। जनरली इट का यूज़ नहीं होता है, लेकिन हमने सारे प्रोनाउंस को फिर भी यहाँ इंडिकेट कर दिया है। थोड़ी सी डिटेल जानते हैं इस चार्ट के बारे में कि इसकी क्या यूटिलिटी है, इसकी क्या उपयोगिता है। ये जो आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट हमने लिखे हैं, स्टूडेंट्स ये सारे सब्जेक्ट्स की जगह यूज़ होते हैं, अर्थात एक्टिव वॉइस में ये सारे सब्जेक्ट की जगह आते हैं और इसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। वे सारे वर्ड्स जो सब्जेक्ट की जगह आते हैं नॉमिनेटिव केस में यूज़ होना कहलाते हैं और ये सब्जेक्ट हैं। इसको हमने इस वाले कॉलम को, इस पूरे कॉलम को 1 नंबर दिया है। इट मीन्स 1 नंबर के अंदर आपका आई आता है, वी आता है, यू आता है, ही आता है और ये सारे आगे वर्ड्स आते हैं। अब दूसरे नंबर कॉलम में, जबकि हमने दूसरे और तीसरे दोनों कॉलम्स को पॉजेसिव केस का नाम दिया है। अब स्टूडेंट्स ये पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव केस अधिकार से रिलेटेड है। इसमें अधिकारवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 2 तरह के अधिकारवाचक शब्द यूज हुए हैं, एक माई, एक माइन। एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स अधिकारवाचक सर्वनाम या प्रोनाउन वह वर्ड होता है जिसके आगे कोई नाउन नहीं लगता। चूंकि आप जानते हैं कि प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाउन की जगह यूज होता है। जैसे यह किताब मोहन की है, तो मोहन की जगह अगर आप हिज कर दें, उसकी है, ये किताब मेरी है, माइन कर दें, तो ये अकेला यूज होता है, ये किताब मेरी है। लेकिन इस माई के बाद कुछ ना कुछ नाउन ज़रूर ही चाहिए। जैसे मेरी किताब, फिर आपने कहा आवर हाउस, योर बुक, हिज नेम, हर प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ नाउन इनके बाद आपको यहाँ पर चाहिए ही होता है। तो नाउन से पहले आने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी नाउन के बारे में कुछ एडिशनल फीचर जोड़ने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो माई बुक, तो बुक से पहले माई आया, इसलिए माई एडजेक्टिव हुआ। माइन अकेला यूज होना है, यह प्रोनाउन हुआ। अब ऑब्जेक्टिव केस में स्टूडेंट्स ये सारे वर्ड्स आते हैं, मी, अस, जो कि हुम का आंसर होते हैं, और सब्जेक्ट पर आने वाले हु का आंसर होते हैं। कौन, मैं, कौन, हम, कौन, तुम, किसको, मुझको, किसको, हमको, इनमें सब में को लगता है। को मीन्स ओ मीन्स ऑब्जेक्ट और कौन मीन्स सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर भी यू है और यहाँ भी यू है, तो अब हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि ये यू 1 नंबर वाले कॉलम का है या 4 नंबर वाले कॉलम का है। तो स्टूडेंट्स अगर ये डूअर है, वर्क कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट है, ये पहले नंबर वाले कॉलम का है। और अगर ये वर्ब के बाद प्लेस्ड है और यह है एक्टिव वॉइस में किसको का आंसर दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से इस चार्ट को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मैंने आपको पढ़ाया, तो आई टॉट यू, तो आई कौन हुआ, किसने पढ़ाया, मैंने, किसको पढ़ाया, आपको, तो ये यू जो है आपका ये ऑब्जेक्ट हुआ। मैंने उसको किताब दी, उसको किसको, हिम, तो हिम आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, और आप इस तरह से यहाँ आज जान पाए हैं कि वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, वॉइस के पैसिव वॉइस वॉइस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और स्ट्रक्चर के साथ साथ जो हमारे मेन पार्ट्स हैं इस स्ट्रक्चर के, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उनको हम कैसे पहचानते हैं और पहचानने के बाद हम उनको कैसे बदलते हैं। तो ये 3 से 4 बातें जो बहुत अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपने जाने इस टॉपिक में। और उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ अगर आप लगातार देखते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली देखते रहते हैं और इसमें ब्रेक नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आप वॉइस से रिलेटेड एवरी पार्ट को अच्छे से सीखने जा रहे हैं और वॉइस आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। प्लीज़
फ्यूचर में आने वाले सभी लेक्चर्स को, पूरी सीरीज़ को आप पूरे ध्यान से सुने। ये सीरीज़ आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक प्रिपेयर कर देगी। आई होप सो। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। मैं हूं एम रहमान और आपने अटेंड किया है हमारा और इसी क्लासेस का ये लेक्चर। और प्लीज़ कंटिन्यू रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड बी सक्सेसफुल। थैंक्स अ लॉट।